हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपके जुडिशियल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 इज आल्सो वन ऑफ द रेलिवेंट एक्ट। नो डाउट इट इज वन ऑफ द माइनर एक्ट्स, बट इट इज वेरी रेलिवेंट व्हेन यू गो थ्रू सीपीसी और सीआरपीसी वेरी, बट limitation is very significant in this regard. Okay, so limitation act has been made the part of various judicial examination, especially for Maharashtra judicial examination, for prelims examination. ओके तो चलिए आज मैं इस लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रोविजन के बारे में बात करता हूं, खास करके पार्ट 1। सेक्शन 1 ये कहता है कि दिस एक्ट विल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। सेकेंड थिंग, this act will come into force as and when the government notifies the same in the Gazette of the government. Section 2 deals with the definition of the various terms. Okay? तो चलिए सेक्शन 2 में हम जो कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में हम आपको जो कि रेलिवेंट होगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्ट मैं आपको आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले सेक्शन 2 का क्लॉज ए में बोलता है कि एप्लीकेंट कौन होता है, हु विल बी द कंसिडर एज एन एप्लीकेंट। You might be knowing that applicant is the person who files an application, correct? So this is the very general definition. But as per Limitation Act is concerned, here are some clauses, sub clauses given therein to understand that who will be considered, who else will be considered as an applicant. तो सबसे पहले जैसा कि आप मानते हैं कि जो एप्लीकेशन फाइल करेगा, करेक्ट, वो एप्लीकेंट होता है, जिसे कि हम कोर्ट की भाषा में बोलते हैं पेटिशनर। सो द पर्सन who is a petitioner will be considered as an applicant as per the Limitation Act 1963. Okay. Second है कि any person who has received or who derives its power or his power as a filer or application filer from the concerned person or authorized person, means the authorized person will also be considered as an applicant. मतलब जिसके पास ये पावर है कि हाँ भाई आप जाओ मेरे बिहाफ पे आप एप्लीकेशन फाइल करो, पिटिशन फाइल करो, जो बिहाफ पे फाइल कर रहा है ही इज कंसिडर्ड एज अ पिटिशनर, राइट। तो वो तो एप्लीकेंट हो ही सकते हैं, लेकिन जो दे रहा है ही विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एप्लीकेंट। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अगर कोई स्टेट की बात होती है तो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी और एसेट की बात होती है, तो उस एसेट के क्रेडिटर या मालिक जो होते हैं वो अगर किसी को ऑथराइज करते हैं एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, पिटिशन फाइल करने के लिए, इन दैट केस द एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटर और रिप्रेजेंटेटिव विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एप्लीकेंट। सो एनी पर्सन whose state is represented by the executor, administrator or other representative, they also be considered as an applicant. Next जो definition है आपके examination के point of view से उसको मैं discuss करना चाहूँगा। Next है bill of exchange. When you will go through the Negotiable Instrument Act, in that act you will find such kind of definitions. हुंडी क्या होता है, चेक क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है। तो फ्रॉम देयर यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड और यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट। हाउएवर हियर बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स हुंडी और चेक, इसे बिल ऑफ एक्सचेंज के टर्म के डिफिनेशन के तहत रखा गया है, राइट। और ये कौन से सेक्शन में है, तो ये सेक्शन आप देखिएगा सेक्शन 2 के सब क्लाउज सी में है, बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो एक्सचेंज जो चेंज आ रहा है ना, चेंज जो टर्मिनोलॉजी जिस पर मोर इम्फेसाइज किया जा रहा है, सो क्लाउजेस सी, राइट। नाउ नेक्स्ट टर्म इज बॉन्ड, राइट, डॉन, तो बॉन्ड इज अ डॉन, तो डी, सो सेक्शन 2 क्लाउज डी गिव द डिफिनीशन ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड बेसिकली एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी को किसी चीज के लिए या जिस पर्पस के लिए लिखा गया है, बनाया गया है, वो ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है या बाइंडिंग क्रिएट करता है। सो बॉन्ड इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच एनी पर्सन कैन बी obliged or can be bound to make the payment to others or to make a commission or to make a certain things, to do a certain things as per the terms and condition given there in the bond. So okay, basically bond is a legal instrument for a commitment, legal obligation, legal duty. So this has been given in subclause D. Okay, section 2
and clause D, not subclause. Subclause is the further subdivision of clauses, right? So this is not subclause, this is the section 2 clause D. Now the next term, which is very much important, that is easement. Easement, when you will go through the Easement Act, therein you will find easement definition. However, here easement has also been discussed or defined over here. So easement starts from E, so definitional term is here. So this has been given in section 2 clause F, starting from E but given in F. This is such a right which has been conferred or which has been naturally given to a certain person over the property or the state of others. मतलब एक आदमी जो कि किसी दूसरे के प्रॉपर्टी के ऊपर एक नेचुरल राइट गेन करता है फॉर सर्टेन बेनिफिट के पर्पस से, तो वो होता है ईजमेंट. बट सच राइट शुड नॉट बी अराइज ड्यू टू the contractual agreement or contract or agreement. Means such right should not be arised because of contract or any kind of agreement. Such right arises because of naturality, right? And that kind of easement is, that kind of right is considered as an easement. Example के तौर पे आप देखेंगे एक प्लॉट के पास या एक बिल्डिंग के पास जो बगल का जो रास्ता होता है उससे जो क्रॉस करना होता है, हो सकता है वो किसी का प्लॉट हो, उसे जो पास करते हैं, वो जो पास करने का जो हमारा राइट होता है ना, वो हमारा एक ईजमेंट राइट होता है फॉर सर्टेन बेनिफिट. ओके, जैसे हम सनलाइट गेन करते हैं, एयर गेन करते हैं, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स फॉर नेचुरल राइट व्हिच इज द पार्ट ऑफ ईजमेंट. सो ईजमेंट डज नॉट कम इन द फॉर्म ऑफ राइट, legal right by the contract, but it is a natural right. So this has been defined in section 2 clause F. The next term is good faith. What is good faith? So good faith, nothing shall be deemed to be done in good faith which is not done with due care and attention. मतलब in the lack of care or due care or due attention, it will not be considered as a good faith. So good faith में bona fide intention, मतलब due care and due attention is very much required. दूसरा है पीरियड ऑफ लिमिटेशन. पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, जो सेक्शन 2 के जे में दिया गया है. पीरियड ऑफ लिमिटेशन मतलब अब टाइम का एक सर्टेन ड्यूरेशन which has been given in clause J, करेक्ट. तो बेसिकली चूंकि लिमिटेशन एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये बताया गया है कि हर एक सूट फाइल करने के लिए या एप्लीकेशन फाइल अपील फाइल करने के लिए देयर आर सर्टेन ड्यूरेशन और सर्टेन पीरियड. सो दैट पीरियड जो प्रोवाइडेड बाय द लीगल सिस्टम और लीगल एक्ट और एनी लॉ इज कॉल्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन. सो आप देखेंगे लिमिटेशन एक्ट में शेड्यूल जो दिया गया है, उस शेड्यूल में हर एक सिचुएशन के लिए, अपील के लिए, मिसलेनियस केसेस के लिए, या एप्लीकेशन के लिए, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड एप्लीकेशन है, या क्या बोलते हैं डिफरेंट राइट्स या डेट्स या अकाउंट्स के अगेंस्ट में जो अपील हम लोग फाइल करते हैं या सूट फाइल करते हैं, उसके रिगार्डिंग में सर्टेन पीरियड दिए गए हैं कि भाई दिस इज द मैक्सिमम लिमिट within which you have to file your application, otherwise it will be barred, which I will be discussing in the next video. Correct. Next important point है वो है promissory note. Promissory note has been defined in section 2 clause K, which means this is जैसा कि मैंने आपको बॉन्ड के बारे में बताया, सिमिलरली आप इस तरह के टर्म्स को आप बोल सकते हैं. दिस इज a legal document, any instrument whereby the maker engages with certain obligation, right, to make the payment, to do some work. So basically with regard to the payment, अगर कोई promise हो रहा है, promissory note मतलब एक promise note होता है कि भाई I am making a promise that I will be making the payment by this date, or I will be making the payment on behalf of this person. Such kind of instrument or document is considered as a promissory note. Correct. ये चीज हो गया. तो बेसिकली ये डिमांड और पेमेंट से रिलेटेड होता है, मनी से रिलेटेड है. एम आई क्लियर? चलिए लास्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस, सूट किसको बोलते हैं. सूट तो पता है ना, एक
suit is a kind of legal application, correct? Suit is a kind of legal petition. मतलब बेसिकली जो है एक सर्टेन राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए या राइट को गेन करने के लिए जो एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल किया जाता है, एक नॉर्मल ले लैंग्वेज में, ले मैन की भाषा में आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड सूट. हाउएवर, एज पर क्लाउज एल, सूट इज डिफाइंड दैट सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन. सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन. मतलब सिंपल एक एप्लीकेशन होगा वो सूट नहीं माना जाएगा, या सिंपल एक अपील जो फाइल करते हैं, अपील कब फाइल किया जाता है? जब कोई डिसीजन आता है उसके बाद, तो वो अपील सूट नहीं, अपील ही माना जाएगा, इसे सूट के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा, करेक्ट? तो ये सूट के डिफिनेशन में दिया गया. तो ये ध्यान रखिएगा कि अपील और एप्लीकेशन को सूट के दर्जे में नहीं लाया गया लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत. अब कैसे एप्लीकेशन भी, कभी कभी एप्लीकेशन भी सूट के दर्जे में आ सकता है, व्हेन एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड एज अ सूट. ये भी हम लोग सेक्शन 3 में पढ़ेंगे, जो कि बार ऑफ लिमिटेशन के बारे में, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो दीज आर द डिफिनिशनल टर्म्स गिवन इन लिमिटेशन एक्ट 1963 फॉर योर जुडिशियल एग्जामिनेशन पर्पस. आई होप दैट you must have understood all the definition and the relevancy of the definition, so that in coming videos when we will be dealing with the various parts of the Limitation Act 1963, you will be able to understand and you will be able to comprehend the meaning of the certain terms. Okay guys, so keep watching and stay tuned to this channel, and do not forget to like and subscribe this channel. Okay guys, thank you.